हिंदुस्तान अखबार, बुधवार 22 जुलाई 2026। वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष का लेख है, छात्र आंदोलन को मिली सियासी धार। कॉकरोच आंदोलन में ही मैं इसे कहूँगा कॉकरोच आंदोलन ही मैं इसे कहूँगा इस आंदोलन ने हमें चौंका दिया है। इसका मतलब साफ है कि युवाओं में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। वे निराश हैं, तकलीफ में हैं और इंसाफ मांग रहे हैं, मगर इनकी आवाज़ को अनसुना किया जा रहा है। सवाल सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं, सवाल अब सरकार के इकबाल और उसकी जवाबदेही का हो गया है। यह आंदोलन अब कुछ लोगों के हाथों के निकलकर आम जनता का हो गया है। इस आंदोलन की आवाज़ में अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी अपनी आवाज़ मिला दी है। वह छात्रों पर हुए पुलिसिया अत्याचार के विरोध में अचानक प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर धरने पर बैठ गए। जैसे राहुल नीट पेपर लीक पर लगातार आवाज़ बुलंद करते रहे हैं, कोटा और देहरादून में वह छात्रों से रूबरू हुए, मगर उनके इस हस्तक्षेप ने सरकार की परेशानी और बढ़ा दी। शरद पवार और दूसरे नेता भी अब छात्रों की भीड़ में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुबह एनडीए की बैठक में अपने संबोधन के जरिए छात्रों को यह संदेश देने की कोशिश की कि उनके हितों के प्रति सरकार सजग है और पेपर लीक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। यह सब कुछ दिल्ली से बाहर हो रहा था। मीडिया ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। ऐसे में गुस्सा बढ़ता रहा जब प्रधान न्यायाधीश ने अपनी एक टिप्पणी में कॉकरोच शब्द का प्रयोग किया और 5 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ गए, तो यह एक असामान्य घटना थी। इसका साफ अर्थ था कि जमीन पर कुछ हो रहा था जिसकी हवा हम लोगों को नहीं थी। जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान हुआ और शुरू में भीड़ नहीं जुटी, तो लगा कि यह कोई बुलबुला था जो फट गया। पर सोनम वांगचुक की एंट्री ने हवा को थोड़ा बदला, आंदोलन की थोड़ी नैतिक आबादी। लेकिन जब 17वें दिन तो उनकी तबीयत खराब होने की तो खबर आई, तो हवा बदलने की फिर आहट आई और विस्फोट हुआ जब उन्हें जबरन उठा लिया गया। संसद मार्च ने सबको गलत साबित किया। क्या यह जेपी आंदोलन साबित होगा जिसने इंदिरा गांधी को सरकार पलट दी, या फिर अन्ना का आंदोलन जिसने यूपीए सरकार की जड़ों में मट्ठा डाल दिया? हर आंदोलन की अपनी तासीर होती है और एक सीमा, क्योंकि वह अपने वक्त से नाराज लोगों का आवेश होता है जो इंसाफ की पुकार करता है। इंदिरा गांधी के समय छात्रों में आवेश था, बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई से नाराजगी थी। उनका आंदोलन गुजरात से शुरू हुआ और बाद में भारत छोड़ो आंदोलन के नायक जयप्रकाश नारायण के बुढ़ापे में इसको लीड किया। इंदिरा गांधी अपने अहंकार व असुरक्षा बोध में इसको नहीं समझ पाई और आपातकाल लगाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। अन्ना आंदोलन की तुलना में कॉकरोच आंदोलन के कई मामले में काफ़ी भिन्न है। एक अन्ना और जेपी आंदोलन की कमान मजबूत हाथों में थी। केजरीवाल के साथ सिविल सोसाइटी के नामी गिरामी लोग थे जिनकी देश भर में प्रतिष्ठा थी। अन्ना चेहरा थे, लेकिन केजरीवाल उस आंदोलन के रचयिता थे। इस आंदोलन का नेतृत्व क्षमता पर गहरे सवाल हैं। दो कॉकरोच आंदोलन की वैसी तैयारी नहीं दिखती जैसी अन्ना आंदोलन में थी। केजरीवाल ने आंदोलन शुरू करने के पहले काफ़ी होमवर्क किया था। लोकपाल बिल को लेकर काफ़ी सलाह मशविरा किया गया था और साथ ही आंदोलन के पहले कॉलेज, विश्वविद्यालयों व सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलकर उन्हें भरोसे में लेकर आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन में तैयारी की कमी साफ दिखती थी। कॉकरोच आंदोलन अन्ना आंदोलन की तुलना में कहीं ज़्यादा स्वतःस्फूर्त है। टीम कॉकरोच आंदोलन एक व्यक्ति विशेष को टारगेट कर रहा है। यह शिक्षा मंत्री के इस्तीफा पर अड़ा हुआ है, जबकि अन्ना आंदोलन व्यक्ति की जगह सिस्टम पर हमले कर रहा है। वह व्यवस्था पर सीधे प्रहार कर रहा था, उसको बदलने की बात कह रहा था। 4. अन्ना आंदोलन ने सिर्फ सवाल खड़े नहीं किए, बल्कि उसने समाधान देने की कोशिश की।
उसका तर्क था कि लोकपाल बिल अन्ना आंदोलन का सबसे विवादास्पद पहलू था। बुद्धिजीवी पर इस मसले पर काफ़ी बटा हुआ था। एक तबके को लग रहा था कि संसदीय व्यवस्था में प्रधानमंत्री के ऊपर एक सुपरमैन को आरोपित किया जा रहा है। नंबर 5, कॉकरोच कॉकरोच आंदोलन एक समय में अस्तित्व में आया है जब समाज में विचारधारा के जो स्तर पर जबरदस्त ध्रुवीकरण है, माहौल ज़्यादा विषाक्त और आक्रामक है। अन्ना आंदोलन के समय ऐसा नहीं था, सरकार ज़्यादा संवेदनशील थी। फिर रामलीला मैदान आंदोलनकारियों ने से संवाद बनाए रखा था और उनकी मांगों पर सहानुभूति विचार हो रहा था। जरूरी कदम भी उठाए गए थे। नंबर 6, अन्ना आंदोलन को मुख्यधारा की मीडिया, खासकर टीवी ने बहुत बड़ा कर दिया। मीडिया का ऐसा समर्थन आज अनुपस्थित है। जब युवा सड़कों पर उतर गए, भीड़ बेतहाशा बढ़ गई तो आंदोलन को कवर करना मजबूर हो गई। इसके बावजूद मुख्यधारा के मीडिया का पूर्ण समर्थन उससे नहीं है। डिजिटल और सोशल मीडिया ने कॉकरोच आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने में काफ़ी मशक्कत की है। हर आंदोलन का अपना एक ऐतिहासिक संदर्भ होता है, उसका समय आकलन खुद करता है। राहुल की दखल ने इस आंदोलन को एक नई शक्ल दी है। ऐसे में अभी कॉकरोच आंदोलन को बस समझने की कोशिश की जाए, इतिहास को अपना फैसला देने दें। अगला लेख है सिक्किम का हादसा। सिक्किम के नामची जिले में एक जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन सुरंग में 10 से भी अधिक मजदूरों की मौत की खबर बेहद मर्मांतक है। चिंताजनक बात यह है कि इस सुरंग में अब भी अनेक मजदूर फंसे हुए हैं। राहत और बचाव का कार्य शुरू हो चुका है। संतोष की बात यह भी है कि स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दुर्घटना का संज्ञान लिया लिया है और राज्य मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग को हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया है। इस दुर्घटना के शिकार लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया गया है। इस हादसे में 7 लोगों के मारे जाने की सूचना है। पिछले 2 दिनों से राजौरी और पुंछ में भारी बारिश व बादल फटने के कारण भूस्खलन की घटनाओं में जान माल का काफी नुकसान हुआ है। 2 दिनों में 25 से अधिक लोगों की जान चली गई है। इस संख्या से ही घाटी के हालात की गंभीरता के संकेत मिलते हैं। ऐसे में प्रशासन ने उचित ही लोगों को भूस्खलन वाली जगहों पर न जाने की चेतावनी दी है। कुदरती आपदा से सिर्फ जम्मू कश्मीर त्रस्त नहीं है, बल्कि असम में भी बाढ़ ने 1 दर्जन से अधिक जिलों के लाखों लोगों के जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। करीब 10,000 हेक्टेयर में फसलों तबाह हो गई हैं और रेल पटरियों पर पानी आने का रेलगाड़ी का परिचालन स्थगित करना पड़ा है या फिर उनके मार्ग बदलने पड़े हैं। असम में भी बाढ़ ने कई लोगों से उनकी जिंदगी छीन ली है। कुदरती आपदा पर तो मनुष्य का बस नहीं है, लेकिन विकास कार्यों में मानवीय चूक पूरी तरह रोकी जा सकती है। इस बात की गंभीरता से जांच होना चाहिए कि एनएचपीसी तीसरा स्टेज छठा जल विद्युत परियोजना में कहाँ गलती हुई थी। इस मौसम में वहाँ कार्य जारी रखने की या समुचित आकलन किया गया था। ऐसे हादसे बताते हैं कि हमें सिक्किम जैसी घटनाओं में जान गंवाने वाले ज़्यादातर लोग मजदूर श्रेणी के होते हैं, जो अपने परिवार की आर्थिक संबल होते हैं। इसलिए उन्हें राज्य के साथ की कहीं अधिक स्थिति दरकार है। सिक्किम से लेकर जम्मू कश्मीर तक हादसों का अनिवार्य सबक यही है कि विकास कार्यों में प्रकृति के साथ समन्वय होना चाहिए। पहाड़ी इलाकों में आबादी में बढ़ोतरी के साथ साथ नदी घाटियों के ध्रुव इलाकों में लोग जा बसते हैं। ऐसे में जब कभी बादल फटने की घटना घटती है तो बड़ी संख्या में नुकसान होता है। हर साल मानसून के दौरान पहाड़ी प्रदेशों में ऐसी घटनाएं घटती हैं। समय आ गया है कि स्थानीय प्रशासन न सिर्फ ऐसी नई बस्तियों को बसने से रोके, बल्कि आशंकाग्रस्त आशंकाग्रस्त बसाहटों को सुरक्षित जगह पर बसाने की योजना बनाए। इसी तरह मानसून के मौसम में जब भूस्खलन की सर्वाधिक आशंका होती, तब सुरंगों के काम को रोक दिए जाना चाहिए या फिर उनको निरापद बनाने को उचित व्यवस्था होनी चाहिए। निसंदेह पहाड़ी इलाकों को भी विकास की जरूरत है, मगर
वह स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल हों। ऐसा करके ही हम जान माल के साथ पर्यावरण के नुकसान को थाम सकते हैं। अगला लेख है पाकिस्तान का विश्व भवन। यद्यपि पाकिस्तान नेता, प्रशासक तथा पत्र बहुत दिनों से भारत के विरुद्ध विश्व भवन करते आ रहे हैं, लेकिन अब तो उनकी जिहाद की पुकार अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। सत्य तथा दूरदर्शितापूर्ण राजनीति की दृष्टि से पाकिस्तान का भले ही दिवाला निकल चुका हो, किंतु इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि पाकिस्तान शासक कलाबाजी में पारंगत है। जबकि किसी भी भारतीय दिमाग में स्वप्न में भी यह ख्याल नहीं आता होता है कि नेहरू सरकार पाकिस्तान पर आक्रमण करेगी। एक सप्ताह के भीतर ही पाकिस्तानियों ने ऐसा वातावरण उत्पन्न कर दिया कि कराची, लाहौर, पेशावर तथा ढाका से बहने वाली गर्म हवा युद्ध का संकेत करने लगी है युद्ध अग्नि का संकेत करने लगी है। जबकि भारतीय जनता की आंखें कांग्रेस महासमिति के बेंगलोर अधिवेशन पर लगी हुई थीं और विभिन्न राजनीतिक दल भावी आम चुनावों की तैयारी में संलग्न है। श्री लियाकत अली खान ने कराची में एक पत्र प्रतिनिधियों को बुलाकर यह घोषणा की करीब 90% भारतीय सेनाएं पाकिस्तान की पश्चिमी तथा पूर्वी सीमा पर खड़ी हैं और अंतर्राष्ट्रीय शांति को खतरा उत्पन्न हो गया है। इस संबंध में उन्होंने नेहरू जी को एक तार भेजा और भारत पर अभियोग लगाए कि वह कश्मीर की समस्या को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना नहीं चाहता। उसे पंच निर्णय द्वारा आपसी झगड़ों को हल करने का पाकिस्तानी सुझाव स्वीकार नहीं किया। कश्मीर के संबंध में सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव को वह नहीं मान रहा था और दिन को रात बताने पर तुल जाए तो उससे बातचीत करना ही प्रथा है। किंतु नेहरू जी ने इस अशिष्ट तथा सफेद झूठ का शिष्ट ढंग से ही उत्तर देना ठीक समझा। पहले तो गैर सरकारी तौर पर उन्होंने बंगलौर की एक सभा में अपने भाषण द्वारा और फिर दिल्ली पहुंचने पर बाकायदा तार से उत्तर दिया। बंगलौर में प्रधानमंत्री ने पूरी सच्चाई के साथ कहा, किसी का यह कहना एकदम गलत है कि भारत पाकिस्तान पर आक्रमण करने का इरादा रखता है। प्रदीप मुखर्जी का लेख है एआई के बिना कहीं पिछड़ ना जाए भारतीय कंपनियां। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई और क्वांटम प्रौद्योगिकी के तेजी से बढ़ते वैश्विक दौर ने विभिन्न उद्योगों में क्रांति ला दी है, जिसमें आईटी उद्योग भी शामिल हैं। गौरतलब है कि मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग और प्राकृतिक भाषा संस्थान में प्रगति के साथ एआई अधिक बुद्धिमान और सक्षम होती जा रही है। अब तो एआई का उन्नत रूप भी आ गया है, जिसे एजेंटिक एआई का नाम दिया जा रहा है। यह उस प्रणाली पर आधारित है जो स्वतंत्र रूप से सोचने, तर्क करने और काम करने में सक्षम है। साधारण एआई के बरअक्स एजेंटिक एआई केवल सवालों के जवाब नहीं देता, बल्कि एक एजेंट के रूप में स्वतंत्र रूप से काम भी पूरा करता है। इसके लिए एजेंटिक एआई स्वयं योजना बनाता है, निर्देश लेता है, विभिन्न चरणों में काम को अंजाम देता है और जरूरत पड़ने पर उपलब्ध उपकरणों या अन्य सॉफ्टवेयर का भी उपयोग करता है। इसे एआई ने भारतीय आईटी कंपनियों के आगे बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। वैश्विक रूप से एआई तकनीक एक और तेजी से कारोबार और रोजगार की दुनिया को बदल रही है। भारतीय आईटी कंपनियों को अब अनुसंधान, नवाचार और नए उत्पादों के विकास में निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए। जिस कंपनियों के पास पर्याप्त पूंजी है, वे स्टार्टअप और तकनीकी कंपनियों का अधिग्रहण करके भी इस बदलाव को अंजाम दे सकती हैं। इसमें दो राय नहीं कि भारत की आईटी कंपनियों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने, अपने काम की लागत को कम करने और अपनी सेवा को आधुनिक बनाने के लिए एआई की सख्त जरूरत है। इसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह है कि वैश्विक ग्राहक अपने व्यवसाय में एआई और जनरेटिव एआई को तेजी से अपना रहे हैं। दूसरा बड़ा कारण यह है कि
एआई तकनीक, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, लाइफ साइकिल और आपूर्ति श्रृंखला अनुकूल जैसे जटिल कार्यों को तेजी से अंजाम देने और कम लागत में उन्हें पूरा करने में मदद करती है। जैसे इसकी सहायता से दोहराव वाले कोडिंग और डॉक्यूमेंटेशन के कामों में स्वचालित कर कठिन व नवचारी परियोजनाओं पर भी ध्यान दे सकती हैं। बाजार में अमेरिका, दक्षिण कोरिया जैसे कुछ देश और ताइवान की टेक कंपनियां एआई मॉडल और सेमीकंडक्टर चिप में भारी निवेश करके न केवल तेजी से आगे बढ़ रही हैं बल्कि अपने 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 मूल्यांकन में भी अभूतपूर्व बढ़त हासिल कर ली है। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल विदेशी नीति विदेशी तकनीकी का उपयोग करने से काम नहीं चलेगा। भारत को अपना एआई मॉडल और स्वदेशी उत्पाद विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। 2 वर्ष पूर्व 7 मार्च 2024 को केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी जिसके लिए 10 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा भी की गई। इससे आईटी सेक्टर में नए अवसर पैदा हुए। इन अवसरों का लाभ आईटी कंपनियां उठाकर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो सकती हैं और विप्रो जैसी कुछ दिग्गज आईटी कंपनियों ने एआई अपनाने की ओर अपने कदम बढ़ाए। टीसीएन ने जून 2026 में अमेरिका एआई कंपनी के साथ एक वैश्विक समझौता किया है। गौरतलब है कि एंथ्रोपिक अपने तमाम कर्मचारियों को जनरेटिव एआई का प्रशिक्षण दे रही है। निवेशक के लिए भी सलाह यही है कि वे उतार चढ़ाव के बजाय 5 से 10 वर्षों की संभावनाओं पर ध्यान दें। एआई ऑटोमेशन और भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकों का विकास भारतीय आईटी उद्योग के लिए चुनौती के साथ साथ अवसर भी प्रदान करने वाला होगा। निसंदेह जो कंपनियां इस बदलाव को समय रहते अपनाएंगी वह आने वाले समय की नई टेक लीडर बन सकेंगी। इन बदलावों को न अपनाने का नतीजा वैश्विक होड़ में पिछड़ जाने के रूप में भी देखने को मिल सकता है। श्री श्री आनंद मूर्ति का लेख है, जो खंडित है वह सत्य नहीं। क्या कभी आपने सोचा है कि आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान क्या है? भारतीय आध्यात्मिक दर्शन के अनुसार जीव और परमात्मा में जो भेद दिखाई देता है वह वास्तविक नहीं है बल्कि उपाधि और बाहरी पहचान के कारण है। इसे समझने के लिए अक्सर एक सरल उदाहरण दिया जाता है। यदि कोई व्यक्ति राजमुकुट, राजदंड और अन्य राज्य चिन्ह धारण कर ले तो लोग उसे राजा कहेंगे। वही व्यक्ति हाथ में गदा या मुद्दर लेकर अखाड़े में उतर जाए तो उसे पहलवान कहा जाएगा। लेकिन ना तो राज चिन्ह उसे नया व्यक्ति बना पाते हैं और ना ही गदा उसे अलग व्यक्ति में बदल पाती है। राजा और पहलवान केवल उसकी भूमिकाएं हैं, जबकि व्यक्ति वह वही रहता है जो वह है। इसी प्रकार जीव और परमात्मा के बीच दिखाई देने वाला अंतर भी केवल उपाधियों का है। शरीर, मन, अहंकार, इच्छाएं और कर्म जीवन की पहचान बन जाते हैं, जबकि परमात्मा इन सीमाओं से परे है। जब साधना के माध्यम से ये सभी उपाधियां हट जाती हैं तब जीव अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाता है और ब्रह्म में एकाकार हो जाता है। वास्तव में जीव कभी ब्रह्म से अलग था ही नहीं। केवल अज्ञान के कारण यह अलगाव अनुभव करता रहता। जहाँ किसी प्रकार का भेद या विभाजन नहीं रहता वहाँ सत्य का अनुभव होता है। साधना का उद्देश्य कोई नई वस्तु प्राप्त करना नहीं बल्कि असत्य और भ्रम के आवरणों को हटाकर सत्य को प्रकट करना है। इसलिए लोक, कोश और अन्य सभी अवस्थाएं अंतिम सत्य नहीं है। वे चेतना के विभिन्न स्तर अवश्य हैं पर परिवर्तनशील होने के कारण परम सत्य नहीं कहे जा सकते। आध्यात्मिक दर्शन में सत्य की सबसे बड़ी विशेषता उसकी अपरिवर्तनशीलता है। जो वस्तु समय के साथ बदल जाए वह सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो वही है जो अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में समान बना रहे। उसमें ना बुद्धि होती है, ना कमी और ना ही किसी प्रकार का परिवर्तन। इसलिए सत्य को कालातीत कहा गया है। सत्य समय से नहीं, देश अर्थात स्थान की सीमा से भी परे है। वह किसी विशेष स्थान में सीमित नहीं होता।
इसी प्रकार उसका कोई निश्चित आकार नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि सत्य, काल, देश और रूप तीनों सीमाओं से परे है। वह सर्वव्यापक है और निराकार है। ब्रह्मा या सत्य में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। उसमें ना तो भीतर कोई भिन्नता है और ना बाहर। उसके किसी एक भाग और दूसरे में अंतर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा को ऐसी सत्ता माना गया है जिसके बाहर कुछ भी अस्तित्व नहीं रखता। जो कुछ भी है वह उसी के भीतर समाहित है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।